हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी क्लास 12 का। आज मैं सेकंड बुक पॉलिटिकल का समझाने वाली हूँ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पहले तो राष्ट्र निर्माण क्या होता है। राष्ट्र निर्माण देश होता है जिसके निर्माण के लिए चुनौतियाँ, बहुत सारे जो सरकार थे उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हुई कि कैसे निर्माण किया जाए। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। सन 1947 14 या फिर 15 अगस्त के बीच में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि उसे भी आज़ादी चाहिए थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और 1964 में गुलजारी लाल नंदा भी थे। ठीक है। संविधान सभा के एक जवाहरलाल नेहरू ने कहा, संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। सबको बैठाया गया, वहाँ पे ग्रुप बनाया गया, उस पर बहुत सारी चर्चा की गई और उनका एक प्रसिद्ध भाषण था जो है भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, या कहे तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आ भी सकता है। और आगे चलते हैं। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, हाँ, कि ऐसे ऐसे कुछ बदलाव किए जाएं इसी हिंदुस्तान के लिए। उनकी जो जनता है यही सोच रही थी कि चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि देश हमारा आज़ाद हो गया था तो थोड़े बहुत तो चेंजेस इसी में आ गए थे। अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। मतलब जब हमारे आज़ादी के लिए लोग बहुत सारे क्रांतिकारी, आपने वो मूवी भी देखी होगी, शहीद मूवी, उसमें भी थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में देशभक्ति भी आप पढ़ रहे होंगे। तो हाँ, उसमें ही यह है कि उन्होंने, वो एक क्रांतिकारी थे, देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जैसे कि तब उस समय बुलंद बुलंद मतलब ऊंचा, ऊंचे, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में वो बोलते थे कि हमें आज़ादी चाहिए। हर बात पे अपना देशभक्ति, मेरे वतन के देश में, ये सारी चीज़ें चालू कर देते थे कि अपने देश को आज़ाद करने के लिए। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी, दो बातों पर सबकी सहमति थी कि राज्य का निर्माण कैसे किया जाए। दो बातों पर थी, वो भी क्या थी। पहली बात यह थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाए। लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र, लोकसभा राज्यसभा इसलिए तो बना है कि लोकतांत्रिक रूप से हमारा देश चलाया जाए, तभी तो स्वतंत्र रहेगा। और दूसरी यह है कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। मेन बात यही है कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, गरीबों के, कमज़ोरों का ख्याल रखेगी। उसका ज़्यादा विशेष, जैसे कि प्रधानमंत्री हैं, तब के जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत सारी चेंजेस उन्होंने किए होंगे कि लोगों के लिए, नागरिक के लिए क्या क्या सुविधा होनी चाहिए। आज़ादी की बात तुरंत थी। हाँ, और इस समय के तो हमारे, नहीं नहीं, 14 से 15 थे, 14 से सॉरी आगे तक थे, जो नरेंद्र, क्या नाम उनका, मोदी, पूरा नाम नहीं याद है, दामोदर दास मोदी थे। हाँ, वो पहले थे, 2014 से बने थे 19-20 तक। फिर अब तो आ गई हैं वो, क्या कहते हैं, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू आ गई हैं, तो अब वो संभाल रही हैं अपना प्रधानमंत्री का, हाँ, देश अपना संभाल रही हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो कैसे कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या क्या चुनौतियाँ उन्हें झेलनी पड़ी, तो बस इसी चीज़ का हम इसमें बात करेंगे। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। यह कोई आसान काम नहीं था। हाँ, ये आसान काम नहीं था कि सबको सारी सुविधा मिल सके नागरिक को, इसलिए तो हमें संविधान में इतने सारे, हाँ, प्रावधान लिए गए हैं। हमारे संविधान को बनाने के लिए एक बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री, सारे लोग, सरकार लोग बात करते हैं कि जनता के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए। हाँ, तो इस चीज़ पे हम बात करते हैं कि जैसे जैसे जनता के लिए बहुत सारे अधिकार आ गए हैं, संविधान सभा को बनाने के लिए आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं, तभी तो उसे उधार का थैला कहते हैं। उधार का थैला इसीलिए कहते हैं कि दूसरे देश से वो प्रावधान लिए हैं, अमेरिका से, फ्रांस से लिए गए हैं, क्या भाईचारा लिया है और समानता स्वतंत्रता लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, तो इसलिए ऐसे इसे ही, तभी तो संविधान सभा बना है। संविधान सभा किससे बना है? संविधान सभा ने बनाया है। कितने दिन लगे थे, आपको ये भी पता होगा, कितने दिन लगे थे? हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताना कितने दिन लगे थे। हाँ, तो आगे चलते हैं। यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था।
बहुत ज़्यादा ही, तभी तो इतने सारे क्रांतिकारी मारे गए थे कि आज़ाद कराने के लिए अपने देश को। हिंदुस्तान सन 1947 में जिस जिस हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। सही बात है कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए 19 अरे इतने सारे क्रांतिकारी मारे गए, मैं बता नहीं सकती। आप तो जानते ही हैं, आप तो देशभक्ति भी पढ़ रहे होंगे, उसमें तो है ही है। और मूवी भी इतनी सारी बनने लगी हैं, तो आप शहीद मूवी देखना ना भूलें। उसमें चंद्रशेखर, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के बारे में बात हुई है, चंद्रशेखर आज़ाद कैसे कैसे उनकी मृत्यु हुई। तो ये सारी चीज़ें तो हम ये नहीं आसानी में इसे नहीं ले सकते कि हमारा देश बहुत जल्दी आज़ाद हो गया या फिर आसानी से आज़ाद हो गया। नहीं, बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी, बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हो गए इसीलिए, अपने देश को आज़ाद करने के लिए, क्योंकि वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिस्सा और विस्थापन की त्रासदी के साल था। हाँ, उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ। हाँ, तो एक सेकेंड। हाँ, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें सारे लोग मिलकर मिलकर हमारे देश को आज़ाद किए। ऐसा नहीं है कि अकेले एक ही लोग ने या फिर मान लो जवाहरलाल नेहरू ने ही मिल के आज़ाद किए। नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद, आपने बहुत सारे नाम सुने भी नहीं होंगे कि उन्होंने भी बहुत सारी, रानी लक्ष्मीबाई अपने। हाँ, तो इसलिए हाँ, तो आपको जो भी देश पसंद हो जहाँ की, या फिर देशभक्त पसंद हो जो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, तो अब चलते हैं आगे। ठीक है। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। अपने लक्ष्यों को, हाँ, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो जो परिस्थितियाँ आती गई, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो गई कि अपने सरकार के सेवा के लिए अपने, हाँ, कुछ भी बनना चाहते हैं तो वो ये सारी यात्रा, जवाहरलाल नेहरू तब थे उस समय के, बहुत सारे उन्होंने चीज़ें बनाई थी। और हाँ, आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेता का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों को चपेट में है। हाँ, तो उनके कहने का मतलब है कि जब आज़ादी के बाद ऐसे उथल पुथल हो गया था कि नेता के ध्यान में बात ये नहीं रही कि यह भटक रही थी कि राष्ट्र चुनौती के चपेट में था, चुनौती के चपेट में। बाज आते हैं इसमें जो जो थे वो है, आप ये देख लेना। कौन कौन सी चुनौतियाँ थी ये भी है इसमें, तो चलो पढ़ ही लेते हैं। 3 चुनौतियाँ। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। पहली, वह लोकतांत्रिक चुनौतियाँ, तत्कालीन इमरजेंसी चुनौतियाँ, एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गठन की थी जिसे भारतीय समाज की सारी विविधता के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता का महादेश, किसी महादेश के बराबर था। ये अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे। हाँ, हमारे देश देख लो, 28 राज्य हैं, उसमें से सारे देश की अलग अलग भाषा है। तो ये बात सही कही, ये संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों को अनुयायी थे। हाँ, वो अलग अलग धर्मों को मानते थे, जैसे पाकिस्तान मुसलमान, ये सारी चीज़ें जो जर्मनी के रहते हैं, सारे अलग अलग चीज़ें मानते हैं अपने धर्म को। ठीक है, ज़्यादा महत्व देते हैं, फिर भी उनके बीच में वर्चस्वाद होते रहते हैं। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधता से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। हाँ, तो उस दिनों ये माना जाता था कि ये जो सारे धर्म अलग अलग धर्म के हैं, तो एक ज़्यादा दिनों तक, सिर्फ राज्य को जब तक आज़ाद नहीं करवा दिया उसके बाद से सारे राज्य अलग अलग हो गए। ऐसा तो है नहीं कि एकजुट में है कि वहाँ से कुछ भी ऐसा कर लो, नहीं, तो एकजुट नहीं है, ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकते। हाँ, देश के विभाजन सात लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या सवाल खड़े थे? हाँ, तो अब वो देखते हैं हम। क्या भारत एक रह पाएगा, मतलब एक होकर रह पाएगा? ये है कि हमारा इंडिया एक, किसी को कोई भी काम है तो वो आसपास से तो ले ही सकते हैं। क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा? हाँ, तो ये तो आपको पता ही चल रहा होगा क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं। बाकी उद्देश्यों को तिला जली दे देगा।
क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा तुबता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत को क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। मेन बात ये थी, वहाँ का एक सवाल यह भी था, भारत को क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। मतलब कि अपने देश को चलाने के लिए कौन कौन सी अखंडता, मतलब कौन कौन सी अच्छाइयाँ देखने के लिए चुनने के लिए उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, उसे हासिल किया जाए, ये बात हो रही थी इसमें। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। लोकतंत्र को, कि लोकतंत्र बनाना चाहिए, राज्यसभा लोकसभा ये सारी विधानसभा होनी चाहिए, कि नागरिकों को अपने अधिकार मिलने चाहिए, और महिलाओं को पहले तो वोट देने का, ये सारी चीज़ें थी ही नहीं। लेकिन जब से ही 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ तभी से ही, लेकिन हाँ, हमारा देश तभी से ही 1947 से महिलाओं को अधिकार मिल गए वोटिंग लाइन का। और लेकिन फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं था, आज़ादी के बाद भी वो वहाँ की महिलाओं को बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ये नहीं मिला था कि उन्हें अधिकार नहीं मिला था कि वो वोट दे सकते हैं। तो हमारे भारत में सबसे पहले ही जैसे ही आज़ाद हुआ सबको मिल गया, महिलाओं को भी सेम अधिकार मिला। हाँ, तो भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ, वो तो संविधान के बारे में पॉलिटिकल पढ़ चुके हैं 11th में। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार। हाँ, ये देखो मतदान का अधिकार आ गया इसमें, कि हर नागरिक को दिया गया है मतदान का अधिकार। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। प्रतिनिधित्व मूलक सबके लिए ज़रूरी सुविधाजनक होना चाहिए, इसलिए ये लोकतंत्र को अपनाया गया। हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं कि तब के थे 1947 में तो जवाहरलाल नेहरू थे। आपने एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, और वो कब तक थे? 1964 तक थे। 1964 तक थे जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल ऐसे था। तो आपके क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि जैसे कि ऑप्शन में दे देंगे कि 1947 से 1964 तक के अवधि में वो थे जवाहरलाल नेहरू या फिर गुलजारी लाल नंदा, ऐसे बीच में दे देते हैं मिस्टेक के लिए कि जरा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो आप कंफ्यूज मत होना, 1947 से 1964 तक थे। और दूसरा पेज, लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले, मतलब जो लोकतंत्र बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारे राजनीतिक मुकाबले, मतलब दूसरे देश के राजनीतिक ये सारी चीज़ें कि उसमें क्या क्या होने चाहिए। तो कहेंगे नहीं नहीं, हमारे देश के लिए तो जैसे वो चाहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र ना बन पाए, उसमें बहुत सारे लोकतांत्रिक ना रहे, लोकतांत्रिक सबको नागरिक को अधिकार ना मिले, इसलिए मुकाबले बहुत सारे हुए राजनीतिक दल से हुए। हाँ, और लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है। ये तो बहुत जरूरी है कि लोकतांत्रिक संविधान, और संविधान सभा ने ही बनाया है संविधान को। और कितने दिन लगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाँ, लेकिन इतना भरी काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। कि संविधान के जो मेल खाते होते हैं वो लोकतांत्रिक व्यवहार के बर्ताव में आए, मतलब ऐसे बर्ताव करे कि गरीबों के लिए सेम, और ना ही उनमें कोई भेदभाव करे, समानता का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि हमारा फ्रांस से लिया गया है कि समानता का अधिकार लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, जिसे बंधुत्व भी बोलते हैं। हाँ, और तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास को जिससे समूचे समाज का भला होता हो। ये होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या चुनौती थी, कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला होता हो, कि गरीबों का भी सेम व्यवहार वही करना चाहिए, कि ऐसे भेदभाव। और अनुच्छेद उसमें भी 17 में भी देखा होगा कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, छुआछूत को ख़त्म किया गया था। हाँ, कि कुछ एक तबलों का, इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए। हाँ, ये भी चुनौती थी। जो भी अभी अभी चेंजेस आए ये सारी चुनौतियां ही, तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक संस्कृति अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। ये भी चुनौती थी। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत
लोक कल्याण के उस लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिसमें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। हाँ, ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए कि नागरिक को अधिकार मिलने चाहिए, आर्थिक अधिकार होने चाहिए। तो हमें मौलिक अधिकार तो मिल चुके हैं, मौलिक अधिकार मिल गए हैं। उसमें 6 अधिकार हैं, आपको तो वो पता ही होगा। आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। हाँ, तो आजाद हिंदुस्तान ने इस चुनौती के आगे क्या क्या रुख अपनाया, मतलब कौन कौन सी मोड़ आई चुनौती के लिए। ये जो भी चुनौती राजनीतिक दल से लोकतंत्र को अपनाने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो क्या क्या उस चुनौती के लिए अपनाया आज़ाद हिंदुस्तान ने। जब हमारा आज़ाद हो गया था तो हमें भी बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारा देश आज़ाद है। तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया और कौन कौन से मोड़ आए, उसमें क्या अपनाया। तो संविधान के तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली, ये इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को संखालने की कोशिश की गई है। मतलब ये इंट्रोडक्शन है, मैं आपको अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है, किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया गया है हमारे देश को। हमारा देश जब आज़ाद हो गया तो उसमें से कौन कौन से चेंजेस आए और राज्य को या फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी सरकार है उसमें क्या क्या उन्होंने चुनौतियों का सामना किया। तो बस इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है। मतलब हमारे जो राजनीतिक है, भारतीय राजनीतिक, इसकी कथा लिखी गई है कि कैसे कैसे चेंजेस आए, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो बस यही सारी इसमें हम बातें करेंगे। हाँ, तो इसमें खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सके। हाँ, कि उसके हाथ जैसे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, तो ये सारी चीज़ों के हम इसमें उत्तर भी देखेंगे कि कैसे कैसे आज़ाद हुआ, क्या क्या चुनौतियों का और कैसे कैसे विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानते हैं कि कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों की जिक्र किया गया उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसा सामना किया गया। तो इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे आगे। आज़ादी से तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। हाँ, आज़ादी के तुरंत, तो आज़ाद जैसे ही हमारा देश हुआ, जैसे हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद राष्ट्र निर्माण, हमें राष्ट्र निर्माण ही करना होगा। जो सरकार होंगे वहाँ के राष्ट्र निर्माण, मतलब राज्य का कैसे कैसे चेंजेस करें और उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ सबसे ये प्रमुख थी कि उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। जैसे कि हमारे देश से बहुत सारे प्रावधान लिए गए, तभी तो संविधान उधार का थैला कहा जाता है, पुष्प गुच्छ कहा जाता है हमारे संविधान को, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत देशों से प्रावधान लिए गए हैं। हाँ, तो ये प्रमुख चुनौती यही थी कि राष्ट्र निर्माण आज़ादी के तुरंत बाद, कि आज़ादी के बाद ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, नागरिकों को सब कुछ मिलना चाहिए। वो सारी चीज़ें दिल्ली, ये सारे देशों के चेंजेस लाने चाहिए कि बहुत सारे वहाँ पे बनाने चाहिए, ये बनाने चाहिए, क्या क्या नहीं, हॉस्पिटल होने चाहिए नागरिकों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होनी चाहिए। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसी चैप्टर में ये सारी बातें करेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण के लिए। हाँ, तो शुरुआत में उन घटकों की चर्चा की जाएगी जिसे आज़ादी को ये संदर्भ प्रदान किया गया, कैसे कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा तब हमारा एक स्वतंत्र राज्य बन गया। समझने में मदद मिलेगी कि हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा, ये हमें जानने को मिलेगा। हाँ, इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राज्य के रूप में अपने को किस तरह एक साझे इतिहास तथा साझी निर्यात की फसल पर गाड़ा। मतलब जो भी निर्यात का मतलब होता है, जैसे कि दूसरे देश में अपने देश से कपड़ा या फिर अनाज वगैरह बेचते नहीं है, निर्माण करते हैं, वो तो हम अपने देश में ही करते हैं, लेकिन निर्यात करने का रहता है कि दूसरे देश को देते हैं। और आदान प्रदान यही होता है कि देना लेना। हाँ, तो ये कैसे कैसे उन्होंने किया। हाँ, तो अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित विकास हासिल करने की चुनौती पर विचार करेंगे। हाँ, तो मतलब इसके अगले वाले जो
पार्ट है, मैं पार्ट में करके बनाऊंगी। तो उसमें ये है कि आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौती। आर्थिक विकास मतलब हो गया कि आर्थिक जैसे पैसों का विकास, मुद्रा का कैसे विकास हुआ, उसे हासिल करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही किया होगा ना कि जैसे दूसरे देश से आदान प्रदान अनाज किया होगा, वहाँ का सारे अनाज यहाँ पे मंगाए होंगे, यहाँ की वहाँ पे मंगाए होंगे, जो जो जरूरत पड़ी होगी वहाँ से यहाँ ये सारे देश मिलकर ऐसे ही कर रहे होंगे। तो इसी को कहते हैं विकास करना, बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। हाँ, तो अब चलते हैं ये आगे हम। हाँ, तो बस आज मैं वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ, क्योंकि सेकंड पार्ट में मैं बनाऊंगी तो विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। तो ये 15, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद, अब ज़्यादा भी ना पढ़ाऊँ, फिर बस यही कर देती हूँ। 1947 के बाद से जो भी चेंजेस आए वो देखते हैं। पुनः विस्थापना, कैसे ही हमारे देश को फिर से विस्थापन किया गया, विभाजन किया गया, दूसरे देश से अलग किया गया। जो जो देश हैं इसमें कैसे अलग किया गया, क्यों अलग किया गया, ये सारी रीज़न इसमें देखेंगे। तो इसलिए तो अभी बंद करते हैं हम। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमें।